ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसकी सवारी राजस्थान में काफी लोकप्रिय है। जिस तरह से अन्य राज्यों में लोग भैंसों और गायों को पालते हैं, उसी तरह से ही राजस्थान में भी ऊंटों को पाला जाता है। जिस तरह से गाय, भैंसों और बकरी से दूध का उत्पादन किया जाता है, ठीक उसी तरह से ऊंटनी से भी दूध उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है। ऊंट का दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके साथ ही इनका उपयोग बोझा ढोने और कृषि कार्यों के लिए भी किया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन बीकानेर में ऊंट परियोजना निदेशालय की स्थापना की, जिसे बाद में उन्नत कर राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और आधारभूत सुविधाओं के विकसित होने से ये ऊंटों पर अनुसंधान करने वाला विश्व का एक अग्रणी संस्थान बन गया है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज माना जाता है और इसका इस्तेमाल कई वर्षों से मानव कर रहा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 5 जुलाई 1984 को इस संस्थान की स्थापना की और अब उसके बाद ये धीरे धीरे अपने कई कार्यों में आगे बढ़ने लगा। और इस समय इसके मुख्य उद्देश्य हैं उस स्वास्थ्य एवं उत्पादन में सुधार हेतु बुनियादी एवं व्यावहारिक अनुसंधान, उष्ट अनुसंधान एवं विकास संबंधी जानकारी का भंडारण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन का विकास। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र के पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग में कई विषयों पर काम किया जा रहा है, जिनमें दुग्धोत्पादन, नस्ल सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास करना शामिल है। बदलते हुए परिवेश में जहां यांत्रिकीकरण के कारण पशुओं के भार ढोने की क्षमता का उपयोग घटता जा रहा है, वहीं दूसरे उपयोगों से उनका संरक्षण करने और आनुवंशिक भिन्नता को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में ऊंट की उपयोगिता कम होने के कारण अब इनका उपयोग मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए किया जा रहा है। ऊंटों के नस्ल सुधार के लिए इनकी बेहतर नस्लों के प्रजनन पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र में बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मेवाड़ी नस्ल के उत्कृष्ट ऊंट रखे गए हैं, जिन पर शोध और विकास कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र पर ऊंटों की नई नस्लों को विकसित करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के वैज्ञानिक ऊंटों और ऊंटनी की रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए अच्छे जीनों की पहचान कर रहे हैं। पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग में हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। पहला है ऊंटनियों की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, दूसरा है नए नस्लों की पहचान एवं उसका संरक्षण, और तीसरा है ऊंटों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ऊंटनियों के दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम ऊंटनियों के विभिन्न दूध उत्पादन संबंधी आंकड़ों का संकलन करते हैं, जैसे कि दैनिक दूध उत्पादन, दुग्ध काल की आयु, दुग्ध काल का समय, दुग्ध काल में दुग्ध उत्पादन क्षमता। इसके अलावा दूध में पाए जाने वाले तत्वों जैसे वसा, प्रोटीन, लैक्टोज इत्यादि की मात्रा का संकलन, और इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हम उत्तम पशु का चयन करते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से हमने पाया है कि कच्छी नस्ल दूध उत्पादन क्षमता में सबसे अच्छी है। इसके अलावा भी बाकी नस्लों जैसे कि जैसलमेरी, बीकानेरी और मेवाड़ी की भी दूध उत्पादन क्षमता लगभग 4 किलोग्राम से लेकर 4.5 किलोग्राम पाई गई है। वहीं कच्छी की दूध उत्पादन क्षमता लगभग 6 किलोग्राम है, और एक दूध काल में जहां कच्छी 1800 किलोग्राम दूध देने में सक्षम है, वहीं अन्य नस्ल में 1300 से लेकर 1400 किलोग्राम दूध उत्पादन होता है। क्योंकि ऊंटनी का दूध बहुत सारे रोगों में भी फायदेमंद है, खास करके टाइप 1 डायबिटीज में इसकी उपयोगिता देखी गई है। इसलिए अब किसान भाई ऊंटनी को दुधारू पशु के रूप में पालकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, और इसलिए हम लोगों ने ऊंटनियों के दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए शोध कार्य किया है, और अच्छी दूध उत्पादक नस्ल के नरों का चयन भी हम कर रहे हैं, और इसे किसानों को हम उपलब्ध कराते हैं। जो भी पशुपालक इसे लेना चाहते हैं वो संस्थान में आवेदन कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में प्रजनन काल के समय वो अपने ऊंटनियों को संस्थान में लाकर भी गाभिन करवा सकते हैं। शुष्क क्षेत्र में पशुपालकों का झुकाव आज भी कहीं न कहीं ऊंट पालन की तरफ बचा हुआ है।
इसका प्रमुख कारण ऊंट की इस क्षेत्र में सहज रूप से रहने की क्षमता, पर्यटन में इसकी उपयोगिता और गुणवत्ता युक्त दूध देने की क्षमता है। ऊंट के दूध में अलग अलग और विशिष्ट घटकों की मौजूदगी के कारण ये कार्यात्मक और जैविक गुणधर्मों में दूसरे दुधारू पशुओं के दूध से बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ऊंटनी का दूध मधुमेह, हेपेटाइटिस, क्षय रोग के साथ ऑटिज्म विकार के प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पाचन तंत्र में ऊंट के दूध में मौजूद प्रोटीन्स का प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों से विघटन और किण्वन के कारण इसका एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म और बढ़ जाता है। ऊँटनी का दूध अन्य पशुओं के अगर हम तुलना करें उनसे काफ़ी अलग होता है। इसमें वसा की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 2 से 3% ही वसा होता है। यदि हम अन्य रसायनों की बात करें जैसे विटामिन्स है और खनिज है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, ये भी इस दूध में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इंसुलिन की भी बात करें, दूध में इंसुलिन भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इन सबके अलावा एंटीबॉडीज़ जो इस दूध में विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसे हम नैनो एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो अन्य पशुओं के या इंसानों की तुलना में बहुत ही छोटी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकती हैं। ये दूध विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ है या अन्य बीमारियां, उसके मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल के वर्षों में जैविक खाद के उपयोग और महत्व को देखते हुए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए दूसरे पशुओं की खाद के साथ केंद्र में उपलब्ध ऊंट की मीमड़ी की खाद का अध्ययन किया गया है। खाद में पौधे के भोजन के लगभग सभी अंश होते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। केंद्र के ओपीडी में पशुओं के इलाज की भी सुविधा दी जा रही है। अगर जरूरत पड़ती है तो चिकित्सा विशेषज्ञ गांवों में जाकर भी चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ऊंटनी का दूध मधुमेह, हेपेटाइटिस, क्षय रोग के साथ ऑटिज्म विकार के प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट वैसे तो रोगों के प्रति काफी सहनशील होता है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधकता काफी ज्यादा होती है। फिर भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका ध्यान रखना पशुपालकों के लिए बहुत जरूरी है। इन रोगों में सर्रा, खाज, कंटेजियस एक्थाइमा और माता रोग प्रमुख हैं। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता के साथ पशुपालक इन रोगों से अपने पशु का बचाव कर सकते हैं। राष्ट्रीय ऊष्र अनुसंधान केंद्र के चिकित्सा विभाग की ओर से इस बारे में समय समय पर सलाह जारी की जाती है। इसके साथ ही केंद्र के ओपीडी में पशुपालकों के पशुओं के इलाज की भी सुविधा दी जा रही है। अगर जरूरत पड़ती है तो चिकित्सा विशेषज्ञ गांवों में जाकर भी पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। ऊँटों में मुख्यतः जो बीमारी है उसके 3-4 बीमारियां हैं। जो आम बीमारी दूसरे जानवरों में होती हैं वो बीमारी इस ऊँटों में हमारे नहीं होती। इसमें जो मुख्य बीमारी है, पहली सबसे मुख्य बीमारी है तिबरसा, इसे सर्रा भी कहते हैं। यह एक परजीवी बीमारी है। इसमें जानवर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और इलाज न किए जाने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इलाज के लिए हम जानवरों में क्यूनापारामिन सल्फेट और क्लोराइड कम्बिनेशन की एक दवा आती है, उसको बरसात शुरू होने से पहले जब मक्खियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उस समय इस दवा को लगा देते हैं। ये दवा बचाव के साथ साथ यह इलाज में भी कारगर है। दूसरी सबसे बीमारी खुजली है, मेंज जिसे कहते हैं। इसमें जानवर किसी कड़ी वस्तु से खुजाता रहता है और बहुत उसको परेशानी होती है। कई बार खुजाते खुजाते वहाँ से घाव हो जाता है और वहाँ मक्खियों के अंडे दे देने की वजह से वहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं।
तो इस बीमारी का इलाज जो है सर्वप्रथम एक डेल्टामेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन की हमें घोल जो है 3 से 4% लेकर पूरे शरीर में लगा देना है। फिर एक आइवरमेक्टिन दवा आती है, उसको लगाना है और इस दवा को 2 से 3 सप्ताह तक रिपीट करना, हर सप्ताह में रिपीट करना है, 3 बार लगाना है। एक घरेलू उपचार और है इस बीमारी का, बहुत कारगर है, वह है सरसों के तेल में गंधक 6% मिलाकर और वह पूरे शरीर पे लगाना है। यह बहुत ही कारगर है और इससे बहुत जल्दी ऊँटों को आराम मिलता है। फिर एक मुख्य बीमारी है कंटाजियस इक्थाइमा, जिसे कि हम मुमड़ी भी कहते हैं। इस बीमारी में ऊँटों के मुंह में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, फफोले पड़ जाते हैं, कई बार जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं। जानवर बहुत परेशान होता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। यह अपने आप 5 से 6 दिनों में हो जाती है बीमारी। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो इसमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ भी फफोले हैं या घाव हैं वहाँ उसको लाल दवा से धोते रहना चाहिए और कोई एंटीसेप्टिक मलहम, पोविडीन, आयोडीन उस पर लगाने से यह बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। फिर एक और मुख्य बीमारी है माता रोग, जिसे कि कैमल पॉक्स कहते हैं। यह भी एक ऊँटों की बहुत मुख्य बीमारी है। यह कभी कभी इसका आउटब्रेक होता है, हमेशा यह बीमारी नहीं होती। इसमें पूरे शरीर में फफोले हो जाते हैं, कई बार उसमें घाव बन जाते हैं, मक्खियों के अंडे देने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यह भी अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें केवल हमें घाव को लाल दवा और पोविडीन, आयोडीन के सोल्यूशन से वाश करना है और एक कोई एंटीसेप्टिक मलहम हमें लगाना है। यदि बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो हमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है। एक और मुख्य बीमारी ऊँटों में देखने में मिलती है, वह है बंद, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जानवर मेंगने नहीं करता और कुछ खाता पीता नहीं है। इसमें हमें सर्वप्रथम ये करना चाहिए कि इसमें लिक्विड पैराफिन 1 से 2 लीटर, यदि व्यस्त जानवर है तो 2 लीटर और थोड़ा छोटा जानवर है तो उसमें आधा से 1 लीटर पिलाना चाहिए। यदि ये दवा देने के बाद यदि ठीक नहीं हो रहा है तो हमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। हम अपने यहाँ बीमार पशुओं के इलाज तो करते ही हैं। हमारे यहाँ एक OPD क्लिनिक है जिसमें बाहर से आए पशुओं का हम इलाज करते हैं। यदि कोई आउटब्रेक गाँव से हमें आती है सूचना, तो हम यहाँ से चिकित्सक दल को ले जाकर वहाँ एम्बुलेटरी क्लिनिक के माध्यम से वहाँ उनका इलाज करते हैं, वहाँ नमूने लेते हैं, जो भी बीमारी है उसका हम पता करते हैं, साथ में उनको इलाज भी करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने से पता चलता है कि पूरे विश्व में गाय और भैंस से मिलने वाला दूध मानव की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। लगभग 16 से 17% दूध दूसरे पशुओं से प्राप्त किया जा रहा है, जिनमें ऊंटनी भी एक महत्वपूर्ण पशु है। गाय एवं भैंस की तरह दुधारू ऊँटनियों से भी कई प्रकार के संक्रामक रोग मनुष्यों तक दूध के द्वारा फैल सकते हैं। इन बीमारियों में ट्यूबरकुलोसिस एवं ब्रुसेलोसिस की बीमारी प्रमुख है। ये दोनों बीमारी से ग्रसित पशुओं के दूध में उसके जीवाणु आते हैं और यदि कोई मनुष्य बिना पास्चुराइज किए या उबाले उसके दूध का सेवन करता है तो यह बीमारी मनुष्यों में भी हो सकती है। हम अपने फार्म में समय समय पर गर्भवती और दूध देने वाली ऊँटनियों का इन बीमारियों के लिए जांच करते रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इनका संक्रमण उनमें नहीं है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित पशुओं में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, अतः प्रयोगशाला जांच के बिना उनका पता लगाना संभव नहीं हो पाता। ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए इंट्राडर्मल ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग करते हैं एवं ब्रुसेलोसिस की जांच के लिए RBPT टेस्ट किया जाता है। दुधारू पशुओं के थनों में संक्रमण का पता लगाने के लिए हम समय समय पर कुछ जांच भी करते रहते हैं। थनों में संक्रमण 2 प्रकार का हो सकता है। एक संक्रमण जिसमें कोई खास लक्षण नहीं प्रकट होता और दूध में कोई खराबी नज़र नहीं आती, ऐसे संक्रमण को हम सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहते हैं। इसकी जांच के लिए हम कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट करते हैं और यह एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे किसान भाई खुद भी बिना पशु चिकित्सक की सहायता के कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्लास्टिक का पैडल लेते हैं जिसे कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस पैडल बोला जाता है। इसमें 4 कप होते हैं
और चारों थनों के दूध को अलग अलग पैडल के कपों में डाला जाता है। इसके बाद समान मात्रा में कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस रिएजेंट डालकर हम पैडल को घुमाते हैं और यह जांच करते हैं कि ये मिश्रण गाढ़ा न हुआ हो। यदि मिश्रण पहले की तरह पतला रहता है और आसानी से पैडल पर घूमता है तो ऐसे टेस्ट को निगेटिव माना जाता है, यानी थनों में कोई संक्रमण नहीं है और दूध सही है। पर यदि मिश्रण गाढ़ा होकर पेंदे से चिपकने लगे या जेल बन जाए तो यह दर्शाता है कि थनों में संक्रमण है और उसकी तुरंत चिकित्सा निकट के पशु चिकित्सक से कराना आवश्यक है। कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट एक बहुत ही आसान सा जांच है जिससे किसान भाई खुद भी बिना किसी पशु चिकित्सक की सहायता के स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस रिएजेंट यदि उपलब्ध ना हो तो वो किसी भी ब्रांड के डिटर्जेंट पाउडर को साफ पानी में घोलकर 30 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में घोलकर उसका इस्तेमाल कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस रिएजेंट के रूप में कर सकते हैं। केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार प्रजनन काल में ऊंट को गुड़ और तेल पिलाना चाहिए और इस समय उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी करवा लेना चाहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट वैसे तो रोगों के प्रति काफी सहनशील होता है क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधकता काफी ज्यादा होती है। केंद्र में ऊंट को चारा या आहार कैसे और कितना दिया जाए, इसकी भी जांच प्रयोगशाला में की जाती है। यहाँ कई तरह के उत्पाद तैयार किए गए हैं जिनको खिलाकर ऊंटनी से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयोगशाला में हम ऊंट क्या खाता है, जब चराई करता है उस समय किन किन झाड़ियों को पौधों को सेवन करता है, उसके बारे में उनके सैंपल नमूने लेते हैं और उनको समय समय पर किस मौसम में कितना उसमें प्रोटीन अवेलेबल है या कितना कोई और वसा उसमें उपयुक्त है, मात्रा है, ये इनके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। साथ ही उन पशुओं को हमको किस समय क्या देना चाहिए, यानी जैसे दुधारू पशु हैं या गाभिन पशु हैं तो उनको जो है किस समय कितने अधिक चारे की आवश्यकता है या कितना चारा हमें देना चाहिए, या दूध बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से चारे दे सकते हैं या दूध बढ़ाने के लिए हमें कितना दाना अधिक देना चाहिए, इसके बारे में विश्लेषण करते हैं और अपने संस्थान के लिए तो करते ही हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी पशुपालक हैं उनके लिए जो भी वो हमें नमूने देके जाते हैं अपने यहाँ चारागाह के या अपने चारों के, या किसी कारणवश उसमें कोई बीमारी आ गई तो उनको भी हम जांच करते हैं। सामान्य तौर पर ऊंट का प्रजनन काल 12 से 14 महीनों का होता है। मादा ऊंट सामान्य तौर पर एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी ऊंटों के जुड़वा बच्चे भी होते हैं। ऊंटों के प्रजनन का समय सर्दियों में होता है। सामान्य रूप से एक नर ऊंट 5 से 10 साल की उम्र में प्रजनन शुरू कर देता है। केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार प्रजनन काल में ऊंट को गुड़ और तेल पिलाना चाहिए और इस समय उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी करवा लेना चाहिए। प्रजनन काल में नर ऊंट आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए पशुपालकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाती है। सामान्यतः नवंबर माह से फरवरी मार्च तक का ब्रीडिंग सीजन होता है। इसमें ऊंट जो है मस्ती में आ जाता है, ऊंट खाना पीना बंद कर देता है, तो ऊंट को एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए, खाने पीने के लिए हमें तेल गुड़ देना चाहिए। एक ऊंट को 300 ग्राम से 400 ग्राम तक तेल और 400 से 500 ग्राम तक गुड़ खिलाना चाहिए ताकि उसको जो है प्रतिदिन एनर्जी मिल जाए। चारा है वो सामान्यतः कम कर देता है। ऊँटों को एक ऊँट के लिए
5 से 7 फीमेल होनी चाहिए जिससे ब्रीडिंग करवाई जा सके और स्वस्थ बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। इससे पहले ऊँटों को स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। आपके पास पशुपालक जो है अपने आसपास पशु चिकित्सालय के डॉक्टर से ये स्वास्थ्य जांच करवा के और ब्रीडिंग में ऊँट को उपयोग कर सकता है। दूसरा जो है हम यहाँ केंद्र में जो है फ्री ब्रीडिंग देते हैं और साथ में ग्राम पंचायत को पशुपालन विभाग के माध्यम से हम जो है उनको फ्री में देते भी हैं, जिससे कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में वो ब्रीडिंग का कार्य कर सके। NRCC के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। और दूसरा जो है ऊँट अलग अलग ब्रीड के होते हैं, जिसमें ज़्यादातर पशुपालकों की बीकानेर ब्रीड की लाइकिंग होती है। कच्छी ब्रीड जो है वो दूध के लिए उपयोग में ली जाती है। अगर आपको दूध के लिए ऊँटनी को ज्ञापन करवाना है तो कच्छी ब्रीड को प्रीफर करना चाहिए, उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर राइडिंग के लिए काम में लेना है तो उसके लिए जैसलमेरी ब्रीड ज़्यादा उपयोगी रहती है, क्योंकि टूरिज्म में राइडिंग का भी बहुत महत्व है। तो जैसलमेरी ब्रीड का जो है हिसाब से बड़ा महत्व है। बीकानेरी ब्रीड जो है बोझा ढोने के लिए काम के लिए आता है। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उस सबको ध्यान रखते हुए ब्रीडिंग का कार्य करना चाहिए। किसी भी दूसरे पशु की तरह ऊंट का भी उचित रखरखाव और पोषण प्रबंधन की जरूरत होती है। बदलते परिवेश में घटती चारागाह और दूसरे आहार जैसी समस्याओं के कारण ऊंट की संख्या और उपयोगिता दोनों सीमित हुई हैं। ऐसे में इस पशु का वैज्ञानिक ढंग से पोषण प्रबंधन किया जाना बहुत जरूरी है। ऊंट पालक पोषण प्रबंधन के क्षेत्र में गहन शोध के आधार पर अपने पशु की बेहतर तरीके से देखरेख सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही ये वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन ऊंट की कार्य उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। ऊंट की कार्य क्षमता इसके स्वास्थ्य और खान पान पर निर्भर करती है। इसीलिए ऊंट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पशुपालकों को ऊंट से संबंधित बीमारियां और उनके उपचार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों को वैज्ञानिक भाषा में जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है। ये बीमारियां जीवाणु, विषाणु और फफूंद परजीवी से होती हैं। आमतौर पर ऊंट पालकों के पास ऐसे रोगों के लक्षण और उनके बचाव के तरीकों की समुचित जानकारी नहीं होती है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। इन रोगों से बचाव के लिए ऊंट पालक किसानों और साथ ही ऊंट के लगातार संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। ऐसी ही एक बीमारी है ब्रुसेलोसिस। ये बीमारी ब्रुसेल्ला अबोर्टस और ब्रुसेल्ला मिलिटेंसिस नाम के जीवाणु से होती है। हमारे केंद्र में हम सभी ऊँटों की उनके प्रजनन से पहले ब्रुसेलोसिस की जांच आवश्यक रूप से करते हैं, क्योंकि ब्रुसेल्ला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जो कि ब्रुसेल्ला अबॉर्टस नामक जीवाणु द्वारा होती है। इंसानों में भी बीमारी फैला सकता है। इसलिए किसानों को चाहिए कि किसी भी पशु में अगर अबॉर्शन या जानवर बच्चा गिरा देता है तो उसे ब्रुसेलोसिस की जांच अवश्य करवाए, जिससे कि वो इस बीमारी से भी खुद को बचा सके। राष्ट्रीय ऊष्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इसे पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान दिया गया है। पर्यटक इस केंद्र में विभिन्न नस्लों के ऊंट और इनकी स्वभावगत आदतों का अनुभव कर सकते हैं। केंद्र के ऊष्र संग्रहालय में पर्यटकों का भ्रमण उन्हें रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊंट की विकास यात्रा और अनुसंधान विषय की जानकारी देता है। राष्ट्रीय ऊष्र अनुसंधान केंद्र ऊंट विकास और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र का ऊंट के विभिन्न पहलुओं से संबंधित ठोस आंकड़ा इस बात का परिचायक है कि ये एक विशेष महत्व वाला प्राणी है। केंद्र ने पिछले 3 दशक से ऊंटनी के दूध को अनुसंधान की एक ठोस आधार के रूप में चुना है। केंद्र और वैश्विक स्तर पर हुए अनुसंधान इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऊंट मानव के स्वास्थ्य के लाभ की दृष्टि से भी एक सौगात है। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने जहां ऊंट महत्व की परिधि को व्यापक बनाया है, वहीं केंद्र के व्यवहारिक प्रयास दूध से जुड़ी तमाम भ्रांतियों पर भी विराम लगाते हुए सामाजिक जुड़ाव उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे ऊंट पालक और किसान भाई ऊंट पालन व्यवसाय को नए विकल्प और संभावनाओं के रूप में अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकें। केंद्र अपनी समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियों और तकनीकी ज्ञान को विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यमों से सरल और सुलभ तौर पर विविध रूप में रखता है, ताकि वैज्ञानिक ज्ञान
और नूतन तकनीकी का शीघ्र और सीधा लाभ ऊंट पालकों और किसानों को मिल सके। ये संस्थान 60 वर्षों से अधिक इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस संस्थान की जो उपलब्धियां हैं वो अनेक हैं।